कार्यक्रम के मुख्य आयोजक डॉक्टर सीपी साहब, मैं सबसे पहले धन्यवाद दूंगा और बधाई दूंगा सीपी सिंह साहब को कि उन्होंने बहुत मेहनत करके इस कार्यक्रम को सफल बनाया। पूर्व वक्ताओं ने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही। निश्चित रूप से बहुत सी उनमें अनुकरणीय है, बहुत सी बातों पर चर्चा की जा सकती है, तर्क किया जा सकता है। मेरे पूर्व में विद्वान वक्ता और अर्जक संघ के बहुत बड़े सेनापति हमारे तो बचपन से ही बहुत परिचित हैं, कनौजिया साहब। निश्चित रूप से उनकी एक एक बात, उनका तो पूरे दिन लेक्चर होना चाहिए, तभी हम लोगों को सही प्रेरणा मिल सकती है। धम्म बंधुओं, बौद्ध सम्मेलन को सफल करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। निश्चित रूप से एक सिस्टमेटिक चीज़ें सामने आनी चाहिए। कुछ स्पष्टता हो सम्मेलन के बाद, कुछ संकल्प हो, कुछ दिशा हो और कुछ दशा बदले। अगर हम दिशा देने में और दशा बदलने में कामयाब नहीं हो पाते तो निश्चित रूप से हम बहुत सारा खर्चा करते हैं, बहुत लोग यात्रा करके आते हैं, बहुत अपना समय निकाल करके आते हैं। इतिहासकार हैं युवाल नोआ हरारी, उन्होंने अभी 3 किताबें लिखी। पहली किताब सैपियंस है, उसमें बताया कि आदमी का जो विकास हुआ है, इवोल्यूशन, उसमें 70,000 साल पहले इवोल्यूशन का जो फेज था उसमें कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन हुआ। हाथ पैर दिमाग के किस तरह कंट्रोल होंगे उसने सीखा। दूसरी क्रांति हुई कृषि क्रांति, एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन, 10,000 साल पहले। और तीसरी क्रांति 500 साल पहले, साइंटिफिक रिवॉल्यूशन। महान विद्वान एंथ्रोपोलॉजिस्ट और सोशलिस्ट टी.एच. मॉर्गन और ई.बी. टायलर ने इसको 3 फेज में बांधा। पहला फेज कल्चर का माना गया था, सिविल सोसाइटी का, जब आदमी नंगा घूमता था। दूसरा फेज आया बार्बरिज्म का, तीसरा सिविलाइजेशन। और यह तय हुआ कि आदमी बहुत ताकतवर पशु है, उसको कैसे नियंत्रित किया जाए। आदमी को नियंत्रित करने के लिए समाज का विकास होता रहा धीमे धीमे, परिवार का विकास हुआ, समाज का विकास हुआ, लेकिन आदमी नियंत्रित नहीं हुआ। और दूसरी संस्था सामने आई स्टेट के रूप में, राज्य के रूप में। वो कभी राजा बना, कभी अधिनायक बना, कभी दादागिरी से। और स्टेट ने अपनी बहुत सी अंग बनाए, पुलिस बनाई, मिलिट्री बनाई, मजिस्ट्रेट बनाए, बहुत से अधिकारी, बहुत से विभाग बनाए, लेकिन फिर भी कंट्रोल नहीं हुआ। तीसरी संस्था निकल करके आई जो आदमी को अंदर से कंट्रोल करे, उसके लिए नैतिक नियम बनाए रिलीजन के रूप में। और वो रिलीजन एक आवश्यक अंग बनकर के पूरी दुनिया के अंदर आया और लोगों को अंदर से कंट्रोल किया, किसी न किसी तरह से, अंदर से भी बाहर। लेकिन उसमें एक प्रीस्टडम डेवलप हो गया और उस प्रीस्टडम ने अपने अपने समुदायों को इतने संस्कार, इतने त्योहार, इतनी परंपराएं दी, जिससे व्यक्ति जो अंदर से अनुशासित होना चाहिए था, वो अंदर से अंधभक्ति सीख गया। और ये मानने लगा जो प्रीस्ट ने बताया वो परम सत्य, वही विज्ञान है, उसके अलावा मुझे कुछ सोचने समझने की आवश्यकता नहीं है। उसी के विकास में इस देश के अंदर वर्ण व्यवस्था पैदा हुई और लिंग भेद बनाकर, बाल विवाह चलाकर व्यक्तियों को बिल्कुल लूला लंगड़ा, बिना सोच का एक व्यक्ति बनाया। महिलाओं को उसका एजेंट ऑफ चेंज या किसी भी तरह से चेंज ना हो जाए, एजेंट ऑफ नो चेंज बनाकर प्रस्तुत किया। इतने सारे डिस्क्रिमिनेशन आदमी के ऊपर ला दिए कि आदमी से दूसरे आदमी को, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने उसको ग्रेडेड इनइक्वालिटी कहा है। और बुद्ध की क्रांति ने एक आशा की किरण दिखाई पूरी दुनिया को। और
जो सामाजिक असमानताएं थी उनसे लड़ने की एक शक्ति थी। विद्वान राइस डेविस ने तो कहा है कि अगर बुद्ध की बात मान ली होती तो जाति बहुत पहले समाप्त हो जाती, लेकिन जाति बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन है। जो जाति से लड़ने की बात करते हैं वो भी जाति का नाम बताने भूलते नहीं है। बौद्ध सम्मेलन में भी जाति जरूर बताई जाएगी, उपजाति जरूर बताई जाएगी। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का फोटो लगाना भले भूल जाओ। हमारा सम्मेलन एक दिशा क्या दिखा रहा है, क्या भ्रम फैला रहा है। बहुत बढ़िया चीज, बहुत बढ़िया शब्द कहे। वो शब्द उनके ही चुरा रहा हूं, मेरे शब्द वो क्या चुराएंगे। लेकिन वाकई भ्रम दूर होना चाहिए, डूज एंड डोंट्स पता होने चाहिए। अंग्रेज तो आकर के समझ गए। हमने अगर तर्क पर विश्वास किया होता तो ये दशा नहीं होती। अगर इस देश के अंदर अलेक्जेंडर कनिंघम ना आया होता, जेम्स प्रिंसेप ना आया होता, टर्नर ने श्रीलंका में अध्ययन करते हुए ये ना बताया होता कि इस देश के अंदर जो ये अशोक स्तंभ खड़े हुए हैं ये सम्राट अशोक के बनाए गए हैं। ये बौद्ध सम्राट, उनकी पूजा होती थी एक लिंग के रूप में, दूध घी चढ़ा करके खत्म। उस पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ के तथाकथित विद्वानों से पूछा अकबर ने और फिरोज तुगलक ने बुला करके, तो उसने वो झूठ बोलने का आदि, उन्होंने बताया इस पर लिखा है कि जो राजा इसको लेके जाएगा अपने महल में वो दुनिया का राजा बन जाएगा। और शामली से आधा तोड़ करके इलाहाबाद के बोर्ड में लगा दिया। नरकहीन समाज अपने आइकॉन्स को ही नहीं पहचान पाता। सम्राट अशोक और बुद्ध जो दुनिया के नायक हैं, उनको कहां तक आप लेके आते हैं जाति की जाल में। देखिए अलीगंज में पिताजी वहां पर डॉक्टर देवी सिंह अशोक एडिशियस भी थे, उनको बुलाया कि बुद्ध विहार का उद्घाटन कर दीजिए आप। हम लोग भी गए थे उसमें। उन्होंने बुद्ध विहार का नाम क्या लिखा, शाक्य बुद्ध विहार। ऐसे एक कार्यक्रम में लिखा हुआ शाक्य, कुशवाहा, बौद्ध, सैनी, 3-4 बिरादरियों का क्लब बना करके और बुद्ध जयंती। मैंने अपनी स्पीच में वहां कहा, गलती कर दी थी, मुझे बुला लिया उन्होंने। मैंने कहा जिस बुद्ध को दुनिया महानता की परिभाषा के लिए सदुपयोग करती है, आप उस बुद्ध को एक बिरादरी के कुएं में डाल करके खत्म करना चाहते हो। इससे क्या मिलेगा आपको? सिर्फ इतना अहंकार कि हम बुद्ध के मानने वाले हैं, हम बुद्ध के खानदानी हैं। खानदानी से काम नहीं चलेगा। जो बुद्धत्व की बात कही हमारे सामने, वो बुद्धत्व से काम चलेगा। आखिर क्या बात है? पूरी दुनिया की कोई ऐसी इवेंट नहीं है सोशल हिस्टोरिकल, चाहे वो इवेंट फ्लावर रिवॉल्यूशन का हो, चाहे फ्रांस की क्रांति के बाद में राइट्स ऑफ सिटीजंस एंड मैन बनाया गया हो, चाहे यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स चार्टर बनाया गया हो, जिसमें बुद्ध की बातें ना की गई। अवर कॉमन फ्यूचर नाम से किताब लिखी नॉर्वे के प्राइम मिनिस्टर ने, ब्रंटलैंड रिपोर्ट के नाम से है, 1987 में छपी थी। और उसके अंदर यही कहा गया कि हम पूरी दुनिया को एक ऐसी दुनिया बनाएं जो आगे आने वाली जनरेशन हमसे दुखी ना हो, पर्यावरण के ऊपर। सारी चीजें बुद्धिज्म से ली हुई। अगर आप में से किसी ने मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स पढ़े हों, या जो बाद में परिवर्तित होकर के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बन गए हैं 17, उसमें पहले से लेकर 17 तक सारा बुद्धिज्म दिया हुआ है। नो पॉवर्टी, नो हंगर। कौन सा शब्द है जिस तक बुद्ध ने स्पष्ट नहीं किया? रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी, समतामूलक समाज, यही तो है। महिलाओं के लिए एम्पावरमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना, इनोवेशन बढ़ाना, लाइफ को जो लैंड पर है, वाटर में है, उसको संरक्षित करना, यही सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंदर आज दिए हुए। आगे के लिए 2030 तक इनको हम करेंगे। बुद्ध ने
कब बता दिया? कितने दिनों पहले। वो साइंटिफिक रिवोल्यूशन जिसको हरारी 500 साल पहले कह रहे हैं, बुद्ध ने 563 BC में स्टार्ट कर दी और बता दिया कि तुम अपने स्वामी हो। बौद्ध सम्मेलन के अंदर अगर ये पता नहीं पड़ेगा कि तुम अपने स्वामी हो, अगर यहाँ अतिथि वक्ता ईश्वरवाद की बात करेंगे, महात्मा की बात करेंगे, जाति उपजाति लेकर के आएंगे और इतना ध्यान रखेंगे कि बुद्ध को तो रखना है मूर्ति को, अम्बेडकर को नहीं रखना, तो कहाँ है? कहीं ना कहीं जातिवाद छुपा हुआ है। क्या इससे बुरा जातिवाद हो सकता है? वजह यही है कि हमने फेवरेबल डिस्क्रिमिनेशन को उसमें आनंदित होना सीख लिया। फेवरेबल डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है जो अनुकूल भेदभाव है वहां तक तो हम आनंद लेते हैं, जहां प्रतिकूल हुआ वहां कहते हैं ये गलत है। महिलाएं इस देश की सबसे ज्यादा पीड़ित हैं, लेकिन अगर वो महिला है, पंडिताइन है, तो वो कहेंगी नहीं, हमें समतामूलक समाज से क्या फायदा होने वाला है? कुछ नहीं। आरक्षण से हमें क्या मिलेगा? कुछ नहीं। उनको कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि जाति के नाम पर जो प्रिविलेजेस उनके पास हैं वो बहुत ज्यादा है। हस्बैंड कभी कभार लात वात मार देता है, बात दूसरी। ठकुराइन भी यही सोचती है कि चलो हमने चाहे BA पास, हाई स्कूल पास, एक ना पढ़े हों, लेकिन कितने पैर छूते हैं। सेठानी पैर छूती है और बाकी और बिरादरी का नाम तो आप इसको भी जानते हो, मुझसे भी आज जानते होंगे, सब पैर छूते हैं, उन्हें भी कोई दिक्कत नहीं। सेठानी को भी क्या दिक्कत नहीं है, तो क्या दिक्कत है? 2 ही 3 के तो छूए हैं पैर गाँव में, बाकी सब मेरे पैर छुएंगे, मेरी बात मानेंगे। और तो और जो उसी सिस्टम से, हैरेसमेंट से ग्रसित है, पीड़ित, कोई अपने आप को कह रहा है साहब गर्व से कहो हम शूद्र हैं, और जो और पीड़ित है अनटचेबल्स, उनका और बुरा हाल हो गया। उन्होंने कहा ग्रेट है, हम ग्रेट हो गए, ग्रेट चमार, ग्रेट वाल्मीकि, ग्रेट फांसी। मैं अभी एक मानवाधिकार दिवस में गया तो अगले दिन फेसबुक में लोगों ने डाल दिया, फांसी सेना ने कार्यक्रम किया, डॉक्टर BB अशोक का मैंने से पीट लिया। हो गया ना सारा संदेश खत्म, बुद्धत्व तो खत्म हो गया, समाप्त हो गया। तो हम वो फेवरेबल डिस्क्रिमिनेशन क्यों आनंद उसमें लेते हैं? जो अनटचेबिलिटी का सबसे बड़ा शिकार है, वो शाम को 7 बजे 2 पैग लगा के जाता है, बीवी में लात मारता है और कहता है कि मैं भी तुझसे ऊपर हूं। समझ रहे? सबसे पीड़ित वो भी आनंद ले रहा है, तो किसी को नुकसान ही नहीं चाहती से। राइस डेविस की बात कौन सुनेगा? कौन बाबा साहब अम्बेडकर की बात सुनेगा? कौन पढ़ेगा संविधान? कौन समता की बात करेगा? इसलिए ये फेवरेबल डिस्क्रिमिनेशन को आनंद इसमें लेना बंद करना पड़ेगा, तब जाकर के बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात समझ में आएगी। क्यों बुद्ध को उन्होंने इतनी जल्दी पहचाना? क्योंकि यही ऐसा धर्म है जो आपको, यही ऐसा दर्शन है, फिलॉसफी है, जो आपको एक इंसान से दूसरे इंसान के बराबर बनाएगा, एक महिला को पुरुष के बराबर बनाता है। शिक्षा आपको मिलेगी, कोई भी पेशा आप कर सकते हैं। बुद्ध के धर्म में, अशोक में, डॉक्टर अम्बेडकर में बहुत कमियां निकालने वाले हैं। कहेंगे बुद्धिज्म ना होता तो ये देश जो है पूरी दुनिया को हरा चुका होता। बुद्ध ने कोई रक्षा की नीति नहीं बताई, बुद्ध ने अहिंसा का रास्ता बनाया, बुद्ध ने मध्यम मार्ग बताया। बुद्ध पर यह आरोप कि उन्होंने मना किया है मारने के लिए, नीड टू किल होनी चाहिए ना, बिना बात मत मारो किसी को, खाने के लिए नहीं, आनंद के लिए नहीं, शिकार के लिए नहीं। लेकिन अगर आपकी अस्मिता, आपकी गरिमा पर, आपके देश पर कोई हानि होती है, कोई अटैक होता है, तो उस पर उसको सजा देने के लिए सीधे सीधे कहा। मध्यम मार्ग को ठीक से समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। किसी ने कहा कि अशोक ने कमजोर कर दिया अहिंसा की नीति। अशोक ने कभी सेना कम नहीं की थी, रोमिला थापर ने साफ लिखा। कोई षड्यंत्र से बहुत धर्म खत्म हुआ, और आपने जब उसको ये मान लिया कि हमने सुपरस्टिशंस को मानना शुरू कर दिया, आपने बुद्धिज्म के अंदर जब एंट्री किया, वर्तमान समाज के अंदर भी, आधुनिक युग में भी,
कितने आंदोलन जाति ने फेल किए, बुद्ध को भी हानि पहुंचाई, बुद्धत्व को हानि पहुंचाई, और जितने चाहे वो अर्जक संघ हो चाहे कोई भी हो, सबको हानि पहुंचाने के लिए सिर्फ एक चीज जिम्मेदार है, जाति। हमने जाति के खिलाफ कोई कानून की मांग नहीं। बाबा साहब ने किताब लिखी एनाइलेशन ऑफ कास्ट। क्या अब तक एनाइलेशन ऑफ कास्ट एक्ट नहीं पास हो जाना चाहिए था? जिसका नुकसान इस देश में सबसे ज्यादा है, हम गुलाम भी रहे, हमारा विकास भी नहीं हुआ, तो एनाइलेशन ऑफ कास्ट एक्ट क्यों पास नहीं हुआ, क्यों हमने मांग नहीं की? दूसरी चीज, हमने दीक्षा ले ली, लेकिन ना तो अपना नाम बदला, ना अपना उपनाम बदला, और ना अपने अंधविश्वास बदले, ना परंपरा बदली, ना अपने उत्सव बदले। दिक्कत फिर कहां होगी? आपका जो ताकत का फार्मूला है, आपकी संख्या की जो बात है, वो सारी उसी समय असफल हो जाती है जब उसमें छेद खुले हुए होते हैं। जब सेंसस होती है तो आपकी संख्या आपके नाम और उपनाम से जाती है। बौद्ध है या नहीं है वो सवाल आपसे पूछा ही नहीं जाता। पूरी दुनिया के अंदर संविधानवाद अगर आज है तो वो धम्म शासन से लिया हुआ है। पूरी दुनिया में लोकतंत्र अगर सफल है, जल्दी करते हैं, बोलने दीजिए भाई, ठीक है टॉपिक। नहीं, भूख आपको भी लगी होगी और लोगों को भी लगी। हम लोग तो खैर नींद और भूख खत्म करने के आदी हैं, पुलिस वाले, लेकिन फिर भी मैं प्रयास करता हूँ जल्दी बोलिए खत्म बोलिए करूं। सर। है परमिशन है? हाँ हाँ बोलिए। लोकतंत्र पूरी दुनिया के अंदर बौद्ध दर्शन से आया, ये तय है। जो बुद्ध की शिक्षा पद्धति है, उस शिक्षा पद्धति को आज भी पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटीज में दोबारा से पढ़ाया जा रहा है, पीस एजुकेशन के नाम से। बुद्ध में जो शिक्षा है उसमें मेडिटेशन, विजडम और अनुशासन, ये तीन तत्व है। इन तीनों का फायदा क्या है? जो आज पीस एजुकेशन की परिभाषा पूरी दुनिया में है, बुजुर्ग ने यहां भी आदेश किया कि पीस एजुकेशन पढ़ाई जाए। वो सारे तत्व वही हैं कि हम एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के साथ रहना सिखाएं। सम्राट अशोक के अभिलेख में लिखा है 13वें में साफ साफ, सर्वत्र सब धर्मों के लोग बसे। कितना पुराना, कितना पहले, उस चीज को आज रिपीट किया जा रहा है, सर्वत्र सब धर्मों के लोग बसे। वो पर्यावरण की चीज है, वो पीस एजुकेशन कहीं पूरी दुनिया झगड़े में ध्वस्त ना हो जाए। पॉलिटिकल साइंटिस्ट सैमुअल पी हंटिंगटन कहता है 93 में, उसने क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन किताब लिखी। मैं साइंस का और हिस्ट्री का आदमी हूं तो आप लोगों को थोड़ा क्लिष्ट लग रहा होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन किताब लिखी और उसने कहा कि वो आइडियोलॉजीज का जो युद्ध था, साम्यवाद का और पूंजीवाद का, वो तो खत्म हो चुका, लेकिन अब सिविलाइजेशंस का युद्ध होगा। एक धर्म दूसरे धर्म, एक संस्कृति दूसरे धर्म के खिलाफ लड़ेगी। इसको रोकने का सबसे बड़ा साधन क्या है? सिर्फ यही कि एक मानव दूसरे मानव को समान समझे, बराबर समझे, इसके अलावा और कोई नहीं। युवान नोआ हरारी जैसा हिस्टोरियन साफ साफ कहता है कि बुद्धिज्म के पास ही वो फार्मूला है, सूत्र है, जो आदमी एक दूसरे के, वो इजराइल का होने के बाद 60 दिन साल में विपश्यना करता है। उस विपश्यना की कीमत वो समझता है, कितना बड़ा समय, और वो फोकस करके उसको पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ा जाता है, और वो बुद्धिज्म की वकालत करता है। हमारे यहाँ जिसको बुद्धिज्म की अत्यंत आवश्यकता है, वो बुद्धिज्म के बारे में ज्यादा नहीं बोल पाता, वो स्वीकार भी नहीं कर पाता, और स्वीकार करना भी चाहता है तो वो सोचता है चलो 22 प्रतिज्ञा ना स्वीकार करनी पड़े, थोड़ी बहुत अपनी सुविधा से करते रहो, एक आध कर लो, 3-4 कर ली ना। वो 22 प्रतिज्ञा एक फिल्टर है, एक फिल्टर किया है। बाबा साहब जानते थे कि ये ऐसा ना हो कि पुराना जो बोझ है उसको भी लेकर के घुस जाए इसमें, और पता लगा कि बुद्ध जरूर अनटचेबल हो गए। अनटचेबल और ओबीसी तो बुद्धिस्ट नहीं हो पाए, लेकिन बुद्ध को अनटचेबल जरूर बना दिया। तो ये डर जो था उनके अंदर अच्छा खासा था, और उस डर का इलाज उन्होंने पहले ही कर दिया। तो बीच में क्या कहते हैं, आयोजक बार बार कर रहे हैं,
डिस्टर्ब नहीं कहूँगा, तो अनुशासन की आवश्यकता भी है, काफ़ी देर होगी, तो आप लोगों लंच का भी टाइम है और किसी बहुत सारी बातें हैं जो बतानी चाहिए, लेकिन मैं अनुरोध ये करूँगा कि आप कार्यक्रम खत्म हो